हाँ हो गया। ओके नाउ फाइन। जितनी मैंने चीजें बोली हैं, जस्ट वेट, ये सारी चीजें जो हैं ये मैंने नोट्स में आपको दे रखी है, ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है। हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, ठीक है। जरा पहले ऑस्मोसिस को समझते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते हैं, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। हमारा ये पूरा सेटअप है, ठीक। मैंने पहले अभी आपको एक चीज समझाई कि हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशंस हैं। एक है हाइपरटोनिक, ठीक है, और एक है आपका हाइपोटोनिक, ठीक है। मैं बिल्कुल लेम लैंग्वेज में आपको एक बात बताता हूँ। हाइपरटोनिक में मान लीजिए मैं दो सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, NaCl के सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया है 5 ग्राम NaCl लिया है और 1 लीटर जो है आपका मैंने H2O लिया है। और हाइपोटोनिक में मैंने 2 ग्राम NaCl लिया है और 1 लीटर H2O लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर मैं एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट करूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट करूं, तो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाइपोटोनिक साइड टू द hypertonic side. This process is called as osmosis. Whenever two solutions of different tonicity, जरूरी ये नहीं है कि उनमें सॉल्यूट सेम हो, इट इज मस्ट कि उनकी टोनिसिटी अलग अलग हो, मतलब एक का कंसंट्रेशन ज्यादा और एक का कंसंट्रेशन कम। तो देयर इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान सुनिएगा, देयर इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हाइपोटोनिक साइड टू द हाइपरटोनिक साइड. This process is called as osmosis. There is a basic difference between osmosis and diffusion. डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगी थी बीच में, लेकिन ऑस्मोसिस में फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और एक स्पेशल कंडीशन है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर है सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी है। जिसके अंदर सेलेक्टिविटी है, ठीक है। किस चीज की सेलेक्टिविटी है कि उसके थ्रू कौन फ्रीली पास होगा और कौन रिस्ट्रिक्टेड पास होगा। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखूं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखूं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हाइपोटोनिक साइड से सॉल्वेंट के नेट फ्लो को अलाउ करेगी। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। ऐसा क्यों होता है इसे हम बाद में जानेंगे, पहले ऑस्मोसिस क्या है ये जान लेते हैं। नाउ लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स। मैं कुछ कंडीशन दे रहा हूं, सपोज कीजिए रेजिन ली हमने, रेजिन, और मैंने इस डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, रेजिन इज डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। बताइए क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपको? पढ़ा है ना हमने क्लास 9th में, 10th में भी पढ़ा है। प्रतीक बताओ क्या होगा? सर वो उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे दूसरे तरीके से बोलते हैं, रेजिन जो है उसके चारों तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो होगी, एसपीएम तो होगी भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी क्योंकि प्लांट का पार्ट है, और उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म है। और रेजिन बहुत मीठी होती है, आप जानते हैं। बहुत मीठी का मतलब इसके अंदर का जो मीडियम है उसके अंदर सल्यूट ज्यादा है। सल्यूट ज्यादा का मतलब ये है अंदर से हाइपरटोनिक, और
और क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर में तो कोई सल्यूट है नहीं, तो एज कंपेयर टू जो बाहर का मीडियम है वो होगा हाइपोटोनिक। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट किया जाता है, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक साइड टू हाइपरटोनिक साइड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। यही होता है, यहां से सॉल्वेंट यानी प्योर वाटर जो है वो अंदर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा और धीमे धीमे स्वेल हो जाएगी, एक लेवल तक स्वेल होगी, उसके बाद ये फटेगी नहीं, क्योंकि ये ना भूलें इसके चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन है जिसे सेल वॉल कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर मैं एक आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, जो कि एक ह्यूमन सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, तो सॉरी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल नहीं है, अगर मैं इसे डिस्टिल वाटर में डिप करूं तो आरबीसी फट जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस को रोक नहीं पाएगी मेम्ब्रेन, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, और धीमे धीमे ये सेल मेम्ब्रेन जो होगी रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। जबकि हमारा रेजिन में क्या है, रेजिन में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी है बाहर, सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी है, और सेलुलोज एक टफ मटेरियल है, तो वो एक स्टेज के बाद इस मेम्ब्रेन को और एक्सटेंड नहीं होने देगा, उस पर काउंटर प्रेशर लगाएगा और ऑस्मोसिस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ऑस्मोसिस को कंट्रोल करेगा या रोक देगा। इसी प्रेशर को जो सेलुलोज लगा रहा है हम इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए मैंने नई एक टर्मिनोलॉजी दे दी आपको तुरंत, नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए जरा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब है, समझते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लूं, ठीक है, एक तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लूं और एक तरफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लूं, तो क्या होगा, जैसे आप इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा सेपरेट करेंगे तो कंटिन्यूअसली यहां से आपका सॉल्वेंट फ्लो करेगा हाइपो से हाइपर। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक पिस्टन लगा देता हूं, डब्बा बंद है, मैंने यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। अब एक बात समझो, अभी मैंने पिस्टन पे कोई प्रेशर नहीं लगा रखा, समझिए जीरो प्रेशर लगा रखा है मैंने। तो जब वाटर इधर की तरफ अंदर आना शुरू होगा तो धीमे धीमे पिस्टन क्या होगा, ऊपर राइज करना शुरू करेगा, समझ रहे हैं आप। अगर मुझे इस राइज को रोकना है तो आई हैव टू पुट द काउंटर प्रेशर ओवर इट। तो वो प्रेशर जो मैं हाइपरटोनिक साइड लगाऊं, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द हाइपरटोनिक साइड वाया पिस्टन, जिसके कारण हाइपो की तरफ से सॉल्वेंट का आना रुक जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ये इनडायरेक्ट मेजर करने का तरीका है। अब हम यहाँ पे तो प्रेशर गॉज लगा के मेजर कर नहीं सकते, हाँ हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हम इधर की साइड हाइपरटोनिक साइड एक प्रेशर लगाएं और उस प्रेशर को लगाते ही ऑस्मोसिस रुक जाए, यहाँ पे हम कंसंट्रेटिंग वो लगा सकते हैं, कंडक्टिविटी मीटर नापने के लिए कि इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो हम चेक करते रहेंगे, प्रेशर लगाते रहेंगे, प्रेशर लगाते रहेंगे, और ऐसी स्टेज जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ऑस्मोसिस होना बंद हो गया। और जो प्रेशर हमने हाइपरटोनिक साइड लगाया वही हम हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। किसी को कोई समस्या बताइए, एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए होता है। क्या कह रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए नहीं होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, समझिए। आरओ का नाम सुना है आपने? आरओ, यस सर। क्या है फुल फॉर्म आरओ का? यस सर। आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस यही है कि अगर मैं हाइपरटोनिक साइड प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूंगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हाइपर से हाइपो में होने लगेगा।
उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर तो एक प्रॉपर्टी है बेटा सोल्यूशन की। मैं आपको ये बता रहा था कि आप उसे मेजर कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सोल्यूशन का कितना है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता लगाना है कि किसी भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, तो पहली बात आप उस सोल्यूशन को किसी दूसरे सोल्यूशन के साथ रखिए जिसके रिस्पेक्ट में वो हाइपोटोनिक हो, और अब आप हाइपरटोनिक साइड वाले पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें। जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना है, मतलब उसने प्रेशर से हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की साइड वाटर जो है माइग्रेट कर रहा है। आगे बात समझ में? तो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को ये पढ़ना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप सिंपल से समझिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हाइपो और हाइपर पे डिपेंड कर रहा है। हाइपो और हाइपर का क्या मतलब हुआ कि एक सोल्यूशन कंसंट्रेट होगा, एक सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, और कंसंट्रेट और डाइल्यूट का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। आ रही है बात समझ में सभी को? अदिति, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पीयूष शुक्ला, तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रही है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी थी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर 1, नंबर 2 क्या था हमारा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और नंबर 4 हमारा जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द हाइपोटोनिक साइड ऑन द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, टू रीच द हाइपरटोनिक साइड। ठीक है, इसे मेजर कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करना है तो हाइपरटोनिक साइड आप प्रेशर लगाइए जिस प्रेशर पे वो रुक जाए। सिंपल सी बात है, हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तभी वाटर हाइपो से हाइपर की तरफ आ रहा है। और सिंपल सा लॉजिक समझिए, अगर कोई सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो उसमें सल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, और जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। हाइपो और हाइपर में क्या फर्क है? हाइपो में सल्यूट कम है, हाइपर में सल्यूट ज्यादा है। इसका उल्टा बोलो, हाइपो में सॉल्वेंट ज्यादा है और हाइपर में सॉल्वेंट कम है। इसका मतलब जहां वाटर ज्यादा है उसका प्रेशर भी ज्यादा है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हाइपोटोनिक हमेशा ज्यादा होगा। ऑस्मोसिस इसीलिए हमेशा हाइपो से हाइपर होगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे बताइए कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहां से कहां होगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं एक लाइन, इस लाइन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मानेंगे। अब आप सिर्फ ये एक एक बच्चा करके बताएगा मुझे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। आप मुझे ये बताएंगे कि कहाँ से कहाँ होना चाहिए डिस्टिल्ड वाटर, और मैंने यहाँ पे लिया 0.5 m सुक्रोज सोल्यूशन। बताओ भाई शिवांश, वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा? शिवांश, अबे तुमने भैया एक वो खरीद को यार। जतिन साहनी, तो ये हाथ हटाओ जतिन साहनी अपना कैमरे के सामने से, गधा कैमरे में हाथ घुसेड़े रखता, देखेगा कैसे तू? कैमरे फोन के आगे हाथ रख लेगा तो। बताओ जतिन साहनी, कहां से कहां जाएगा सॉल्वेंट? सर ए से बी में। ए से बी जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला देखो, अगला अब की बार आंसर जो है अदिति बताएगी। मैंने लिखा है 0.5 m ग्लूकोज और 0.5 m NaCl। बताओ भाई किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? तो सेम है अदिति, you have muted yourself। हाँ बताओ। सर, कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। सोच समझ के बोलो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज समझाई थी, ऑस्मोसिस जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी। तो भले ही आपने 0.5 m NaCl सोल्यूशन लिया है तो रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स NaCl के ज्यादा होंगे क्योंकि NaCl डिसोसिएट हो जाएगा। आई बात समझ में?
तो Yes, फ्लो sir. तो इस बार जो है ऑस्मोसिस होगा। हाँ, अगर मैं ये करूं कि मैं 0.5 m ग्लूकोज ले लूं और दूसरी तरफ भी 0.5 m ग्लूकोज ले लूं, ठीक है, तब नहीं होगा। अच्छा चलो एक और देखते हैं, 0.5 m KCl और 0.5 m NaCl, देखिए कौन बता पाता है इसे। अच्छा एक मिनट, इस वाले में तो बताइए कि ग्लूकोज से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? ए से बी। ए से बी जाएगा, क्योंकि हमें रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट देखना है। ए से बी जाएगा, ठीक है। इधर बताओ भाई, 0.5 m KCl से 0.5 m NaCl जाएगा, NaCl से KCl में आएगा? बताओ अदिति, दिमाग लगाओ। सर इस बार तो दो पार्टिकल, तुम्हारी आवाज क्या कह रही हो? सर पार्टिकल्स दोनों में सेम ही होंगे क्योंकि KCl और NaCl एसोसिएट हो जाएंगे। अभी घूसा मारता हूँ, मैंने एक बात समझाई थी, आप NaCl को बोलो, कभी भी NaCl के लिए I की वैल्यू 2 नहीं आएगी, 2 से कम आएगी, 1.87 होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 100 मॉलिक्यूल्स NaCl के डाले तो 100 के 100 टूट गए, 100 के HCl के डाले तो 100 के 100 टूट गए, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमें पता लगाना पड़ेगा I की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है। जिसके लिए I की वैल्यू ज्यादा होगी, सपोज करो KCl के लिए I की वैल्यू जो है 1.65 है और NaCl के लिए I की वैल्यू जो है 1.87 है। अब बताओ किधर से किधर जाएगा? I की वैल्यू पे डिपेंड करेगा रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव A प्रॉपर्टी to है, B बार बार है। बोलो, A to B जाएगा, A to B जाएगा, ठीक है, A to B जाएगा, क्योंकि A में रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, B में रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे सल्यूट के। फिर से सोच लो अदिति, तो सॉल्वेंट के A में ज्यादा होंगे, B में सॉल्वेंट के कम होंगे। यहां तक समझने में किसी को कोई समस्या जो मैंने समझाने की कोशिश की? अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। शिवान समझ में आया? जतिन साहनी? हाँ यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। तो हमारा होल सोल मोटो यही है कि हमें ऑस्मोसिस जो है, पहला ऑस्मोसिस तो मैंने आपको क्लास 10th में पढ़ाया ही है, जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ऑस्मोसिस को एज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको कुछ नोट्स शेयर किए हैं, उस नोट्स में मैंने आपको वॉन्टहॉफ थ्योरी फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर लिखवाया होगा। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, हाइपोटोनिक क्या, हाइपरटोनिक क्या, यू कैन गो एंड लुक द नोट्स, ठीक है, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ लॉज हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे गैस लॉ थे, गैस लॉ थे, याद है? हैं? गैस लॉ थे, बोलिए भाई। सॉरी, गैस लॉ पढ़े हैं आप लोगों ने? 3-4 पढ़ाए थे मैंने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वॉन्टॉफ, दुनियादारी। वैसे ही आपको जो है सॉल्यूशंस के लॉज पढ़ने हैं। देखिए कैसे समझते हैं, एक सिस्टम कंपेयर करते हैं जरा, मैं एक इंसर्ट करता हूँ। हम गैस वर्सेस डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, गैस क्या होती है? गैस की एक प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ जरा। गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? बोलो अदिति, शिवांश, प्रतीक राय, गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? सर वो हाईली कंप्रेसिबल। इसको और दूसरे तरीके से कैसे बोलोगे? हाईली कंप्रेसिबल के अलावा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं। गैस को गैस क्यों कहते हैं ये बताओ। व्हाई डू वी कॉल गैस टू बी गैस? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इम्प्रोवाइज करो, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
पार्टिकल से दूर दूर हैं गैस। और सोचो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो गैस को गैस बनाती है, एक्सपेंडेबल। रिएक्टिव स्टेट। नहीं, आप लोग बोलने की कोशिश ठीक कर रहे हैं, बट आई वांट टू लिसन द करेक्ट वर्ड. द करेक्ट वर्ड इज द पार्टिकल्स इन द गैस आर फ्री टू मूव. The particles in the gas are free to move. They are very free to move. Likewise, अगर मैं true solutions की बात करूं और उन्हें dilute मानूं, तो जिस तरीके से एक बीकर में सपोज कीजिए ये बीकर है, एम्प्टी बीकर है, और इसमें मैं गैस रख दूं, तो गैस के पार्टिकल्स फ्री टू मूव होंगे. उसी तरीके से डाइल्यूट सोल्यूशन में अगर मैं सॉल्वेंट को मीडियम मानूं, इसमें तो एम्प्टी स्पेस मीडियम था, अगर मैं सॉल्वेंट को मीडियम मानूं तो जो सल्यूट पार्टिकल्स होंगे दे आर फ्री टू मूव. सो वी कैन कंपेयर द गैस सिस्टम. ऐसा ही वॉन हॉफ ने किया. बॉयल्स लॉ क्या था, बताओ जरा, बॉयल्स लॉ क्या था, बताओ भाई, बॉयल्स लॉ क्या था? एक जना अदिति बताओ, बॉयल्स लॉ क्या था? P1 P1 V1 is equal to P2 V2 sir. है. So pressure law inversely पूछा है मैंने. proportional to volume. क्या बोला? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Volume at constant temperature. एट कांस्टेंट टेंपरेचर. ठीक है, ये था हमारा क्या, बॉयल्स Boyle's law. ये क्या था हमारा बॉयल्स लॉ. तो देखिए जरा, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बॉयल्स वॉन्ट हॉफ्स लॉ. क्या बोला मैंने? बॉयल्स वॉन्ट हॉफ लॉ. बॉयल लॉ क्या कहता था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यही था ना? Yes sir. तो ये कहते हैं, इन्होंने पाया ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट के, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हाइपोटोनिक का ज्यादा होता है, वो मैंने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोला था. अभी हम पढ़ रहे हैं सोल्यूट के रिस्पेक्ट. कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल सी बात है. ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है हम पाई लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन मोलैरिटी मान ले, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वहां पे वॉल्यूम ऑफ डब्बा मानते थे. ठीक है, तो हमारा पहला लॉ आ गया, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी. ये है हमारा. ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं पाई1 V1 इज इक्वल टू पाई2 V2. सेम है, कुछ अलग नहीं. बॉयल्स वॉन्ट हॉफ लॉ. इसी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं. सर ये डायरेक्टली कैसे होगा समझ? तरीके से हम लोग, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? क्या ये कह नहीं रहे? समझ में आया. ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पाया है. ठीक है, एक सिंपल सी चीज समझो, जितना ज्यादा सल्यूट होगा, देखो ऑस्मोसिस का जो प्रॉपर्टी है वो इस कारण आता है कि जो सल्यूट है या सॉल्वेंट है या जो भी पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन पे जाके भिड़ेगा, मेम्ब्रेन पे जाके भिड़ेगा. इसको समझते हैं, तो इंसर्ट करता हूँ, एक स्लाइड इंसर्ट. ऐसे समझो, मान लीजिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ध्यान समझिए, और यहाँ पे सोल्यूशन ले रखा है. ठीक है, मैं ऑरेंज से जो है सल्यूट के पार्टिकल्स बना दे रहा हूँ.
ठीक है, सपोज कीजिए मैंने सल्यूट के पार्टिकल्स बना दिए और ब्लैक से मैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स बना दिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए मैं एक तरफ सॉल्वेंट ज्यादा बना दे रहा हूँ, तो ये वाला हमारा हाइपो हो जाएगा और ये वाला हाइपर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये बना। अब चाहे सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, दोनों ही मेम्ब्रेन पे जाके भिड़ेंगे, इधर भी इधर भी। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा पास में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो क्योंकि मैंने जो सिस्टम कंपेयर किया है वो कंपेयर किया है गैस विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सोल्यूशन, तो डाइल्यूट सोल्यूशन में जो सल्यूट का पार्टिकल है वो उसी तरीके से एक्ट कर रहा है जो गैस में गैस के पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है। तो प्रेशर ऑफ द गैस किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सल्यूट का कंसंट्रेशन बोलते हैं, टेक्निकलिटी ये है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। एक सिंपल सी बात है, अगर वॉल्यूम घटाओगे तो कम जगह में सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो मैंने लिखा है बॉल्स वांट ऑफ लॉ, ये विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आ गया जतिन सानी समझ में? यस सर। अगर नहीं आया तो पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, अगला लॉ देखिए, जैसे हम लोगों ने बॉयल्स पढ़ा था वैसे चार्ल्स वांट ऑफ लॉ पढ़ लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको लिख के दे रखी है नोट्स में, सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे। चार्ल्स वांट ऑफ लॉ, ठीक है भाई, चार्ल्स क्या कह रहा था? ठीक है, सिंपल सी बात है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो चाहे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हो चाहे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो, वो आके मेम्ब्रेन पे हिट करेंगे। क्या करेंगे? मेम्ब्रेन पे हिट करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इस वाली स्लाइड को, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। अब चाहे कंसंट्रेशन सॉल्यूट का बोलो चाहे सॉल्वेंट का बोलो, बात है। ठीक है, अगर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ठीक है, मैंने ऑस्मोसिस जो आपको पढ़ाया उसमें ये बताया कि सॉल्वेंट फ्लो होगा, सॉल्यूट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सेमी परमेबल नहीं, लेकिन प्रेशर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होगा। आ रही बात समझ में जतिन साहनी? यस सर। हाँ, थोड़ा सा रिलेटिव समझा करो चीजों को। ठीक है, चार्ल्स लॉ हो गया। फिर भाई हम लोग पढ़ते थे, जैसे हमने दो रिलेशन पढ़ लिए, एक पढ़ लिया पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और एक पढ़ लिया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इन दोनों को कंबाइन कर लो तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बाई v। बताओ, तो भाई यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लेके आएंगे, इसे गैस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि गैस नहीं है, बट जैसे गैस कांस्टेंट में r लेके आ रहे थे वैसे यहाँ पे ये लेके आए, तो t बाई v। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया पाई v इज इक्वल टू आर टी, पाई v इज इक्वल टू आर टी। सेम वही रिलेशन है, जैसे हम लोग पीवी बराबर एनआरटी पढ़ते थे तो वैसे ही हो गया, पाई v इज इक्वल टू आर टी। आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल से कंपेयर कर ले तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पाई v इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, सेम है, गैस लॉ जैसा ही है, पाई v इज इक्वल टू एनआरटी। बताओ भाई, आगे समझ में? बोलिए भाई, हैं? तो अब Yes, अगर हम sir. इसे कंपेयर कर, अब इसके न्यूमेरिकल्स के लिए कंपेयर कर लेते हैं जल्दी से। वो ये है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, पाया ये जाता है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल करके खत्म करें, ठीक है। तो अगर मैं पाई कहूं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ भाई रिलेटिव लोडिंग क्या थी, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी। ये हो गया हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, खत्म। आगे बात समझ में। अब बस इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं जो नेक्स्ट टर्न पे करा देंगे। नेक्स्ट टर्न पे कराते हैं न्यूमेरिकली खत्म हो जाएगा चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर था। अदिति, यस सर। मैंने तुमको वो भेज दिया था चैनल सर, का, वो मतलब कल क्लास थी, पूरा दिन मैं डाल नहीं पाई थी, आज डाल उसी पे आप चारों लेक्चर्स रिकॉर्ड, चारों लेक्चर्स भेज देना, डाल देना, ठीक है। है सर। और लिंक जो है ग्रुप पे शेयर कर देना, फिर मैं बाद में बताऊंगा कैसे एनलिस्ट करना है, क्योंकि जो बच्चा अगर क्लास में रेगुलर नहीं आएगा उसे यूट्यूब पे भी नहीं देखने दूंगा मैं, ठीक है ना। किसी के लिए हम कोई भी चीज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैकअप के लिए है कि अगर आपका नेटवर्क लॉस्ट हो जाए तो आप वहां से जाके रिकवर कर पाए। कहीं आप ये सोचें कि यहाँ की क्लास बंक करके आप वहाँ पे यूट्यूब पे देख लें, तो आपकी गलत फहमी है। मैं उसमें भी प्राइवेसी सेटिंग्स लगवा दूंगा, एनलिस्टमेंट डलवा दूंगा, तो वही बच्चा देख पाएगा जो क्लास अटेंड करेगा। आप अगर किसी कारणवश आपकी क्लास छूट जाती तो आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप सोचें कि आप रोज क्लास बंक करके वहां पे देख लें तो गलत है। मिस्टर Aditi, you can stop recording now.